पहले मुंशी प्रेमचंद को दलित विरोधी बताने की मुहिम चलाई गई और अब एक कथित पत्र के आधार पर उन्हें स्त्री विरोधी बताया जा रहा है। क्या है इस मुहिम का मकसद और कौन लोग हैं इसके पीछे? जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद ने प्रेमचंद के साहित्य पर काफी काम किया है, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्ते। मेरा सवाल यह है कि जब भी प्रेमचंद की जयंती आती है 31 जुलाई, उसके आसपास कुछ विवाद खड़े होने लगते हैं। काफी लंबे अरसे तक उनके दलित विरोधी होने पर चर्चा होती रही और अब इस बार चर्चा ये हो रही कि क्या प्रेमचंद स्त्री विरोधी थे? क्या उनका लेखन या उनका अपना व्यक्तित्व स्त्री विरोधी था? एक पत्र की चर्चा इस सिलसिले में बहुत हो रही है कि उन्होंने अपने भावी दामाद को एक पत्र लिखा था जिसमें अपनी बेटी के लिए लिखा था कि वो औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते हैं और अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी। कमला नाम की जो पुत्री थी उनको नहीं दी। तो ये क्या मामला क्या है? क्या ये एक वितंडावाद खड़ा करने की एक कोशिश है, प्रेमचंद को बदनाम करने की कोशिश है, या फिर प्रेमचंद में कुछ कमजोरियां थी जो हमें स्वीकार करनी चाहिए? अव्वल तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि प्रेमचंद में हमारी रुचि क्यों है। प्रेमचंद में आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। हाँ, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि प्रेमचंद में आखिरकार हमारी रुचि है ही क्यों। क्या प्रेमचंद में हमारी रुचि उनकी जिंदगी की वजह से है या प्रेमचंद में हमारी दिलचस्पी उनके उपन्यासों, उनके कहानियों, उनके निबंधों आदि के कारण है? तो अगर हम यह तय कर लेंगे कि किस वजह से रुचि है, तब बात बहुत आसान हो जाती है। जाहिर है कि प्रेमचंद महत्वपूर्ण हमारे लिए उनके कथा लेखन के लिए मुख्य रूप से हैं और एक रूप उनका विचारक का भी है, राजनीतिक टिप्पणीकार का भी है, सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने लिखा है और उनकी वजह से वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पठनीय है, अभी भी हम पढ़ते हैं। उनमें से बहुत कुछ है जो उनके समय तक सीमित रह गया है, लेकिन उसमें से काफी कुछ का आशय जो समय पर केंद्रित भी था, समय से बाहर है, इसलिए भी वह महत्वपूर्ण है। मसलन संस्कृति का प्रश्न, सांप्रदायिकता का प्रश्न, सामाजिक जीवन कैसा होगा इसका सवाल, धर्म की क्या भूमिका होगी इसका प्रश्न, तो इस वजह से भी वे महत्वपूर्ण है। लेकिन फर्ज कीजिए कि प्रेमचंद की जिंदगी के बारे में आप कुछ भी ना जानते हो, तो भी प्रेमचंद आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रहते हैं या नहीं रहते हैं? या प्रेमचंद ने जो लिखा, क्या उसका अर्थ समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी में जासूसी करना जरूरी है? उनकी जिंदगी के तथ्यों को जानना जरूरी है? यह एक प्रश्न है जो साहित्य के पाठकों के रूप में हम सारे लोग एक दूसरे से करते हैं। कक्षाओं में भी सवाल उठते हैं, दूसरी जगह भी उठते हैं। और ये सिर्फ प्रेमचंद को नहीं, जैसे मुक्तिबोध पर जब हम विचार करते हैं तो यह गलती मार्क्सवादी आलोचकों ने भी की, हम में से बहुत लोगों ने की, कि हमने मुक्तिबोध की कविता का जो मैं है उसको हमने मुक्तिबोध मान लिया, जब समझे बिना कि मुक्तिबोध एक मैं का सृजन कर रहे थे अपनी कविता में। वो आवश्यक नहीं है कि वो मुक्तिबोध हों, और उस मैं को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मुक्तिबोध की जिंदगी को खंगाल लें तब आपको वो समझना है। तो यह एक प्रकार का अध्ययन हो सकता है जिसमें आप साहित्य को समझने के लिए साहित्यकार के जीवन में जाते हैं जी। लेकिन हमको पता है कि उससे काफी गलतियां हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आधार बनाना हमारे लिए आवश्यक है और यह तय करना बहुत जरूरी है रुचि किसमें है। तो अगर रुचि प्रेमचंद की जिंदगी में है तो वहां बहुत सारी फांक दिखलाई पड़ सकती है। व्यापार में लोगों ने दिखलाया है, प्रेमचंद जिस व्यवसाय में थे उस व्यवसाय में जिनके साथ उनका लेन देन था, उनमें से कई लोग प्रेमचंद से दुखी हुए हैं, उसका प्रमाण भी मौजूद है।
तो क्या इससे हम ये मान लें कि प्रेमचंद एक धोखेबाज व्यक्ति थे? बिना पूरे संदर्भ को जाने, क्योंकि पूरा संदर्भ हमारे सामने है नहीं। अगर आप छापे खाने को लेकर, उनके पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय को लेकर जो उनके सहयोगी थे, उनसे उनके पत्राचार को देखें, तो आप उनके बारे में एक प्रतिकूल राय हो सकता है बना लें। और ऐसा ही दूसरे प्रसंगों में भी किया जा सकता है। जी, लेकिन अपूर्वानंद जी, ये जो प्रश्न है, चलिए कमला के संदर्भ में लिखे गए पत्र को अगर हम दरकिनार कर दें, तो जो दलित विमर्श को लेकर या दलित को लेकर प्रेमचंद के विचार या भावनाएं थीं, वो तो उनके कथा साहित्य के आधार पर आरोप लगाए गए थे। प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन में वो चीजें थी या नहीं थी, ये दूसरी बात है। तो उनके साहित्य में कई ऐसे पात्र और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर कहा गया था। स्त्री विरोधी होने के मामले में भी कुछ अध्ययन हुए हैं, जैसे रोहिणी अग्रवाल की किताब आई थी 8 साल पहले, उन्होंने जो साहित्यकार हैं उनकी दृष्टि, स्त्री दृष्टि पर लिखा है। उन्होंने भी प्रेमचंद को कहीं इस लिहाज से कमजोर पाया है। तो क्या इसको किस तरह से देखें? अभी आपने कहा कि ये एक समय विशेष का रचना कर्म है जिसे हमें उस संदर्भ के साथ भी देखना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको कोई छूट दें, किसी भी प्रकार की छूट देने की जरूरत नहीं। और किसी रचनाकार के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो सकता है? हमारा व्यवहार हमेशा आलोचनात्मक होगा, हम हमेशा उसकी वकालत नहीं करेंगे। और दूसरे उपन्यासकार के साथ एक दिक्कत यह है कि उपन्यासकार हमेशा अपने विचारों को हावी होने से रोकता रहता है। जब वो उपन्यास रच रहा है और वह अगर एक सच्चा उपन्यासकार है या सच्ची उपन्यासकार है, तो यह उसका दायित्व है कि वह उपन्यास पर अपने विचार को हावी ना होने दे। वह उपन्यास उसके विचार का प्रतिनिधि नहीं है, यह समझना आवश्यक है। उसके उपन्यास का दायित्व है समाज में जितने भी प्रकार के विचार हैं, उन विचारों को वह उनके पूरेपन में व्यक्त होने का अवसर प्रदान करे। इसलिए उसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। उपन्यासकार की सहानुभूति किसी एक से दिखलाई पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपन्यासकार के विचार का प्रवक्ता हो। यह हमको समझना बहुत ही आवश्यक है जब हम उपन्यास या कहानी या किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं। अब मसलन प्रेमचंद के स्त्री संबंधी विचार रवैये पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह दलित संबंधी रवैये पर हम उनकी रचनाओं के माध्यम से विचार कर रहे हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रेमचंद की संवेदना की दिशा क्या है। क्या वे दलितों को नीचा देखते हैं? क्या दलित समुदाय के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है? जिसने भी ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ी है, उस ठाकुर और ठाकुर का कुआं कहानी महाड़ सत्याग्रह के कुछ पहले चली, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, आपको पता है। और उनका यह कहना था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसका पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ यह साबित करने के लिए इस पानी को पीना चाहते हैं कि हम बराबर हैं। जो इसका पानी पी रहे हैं हम उनके बराबर हैं, तो हम उसके बिना भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ठाकुर का कुआं में तो वो जीवन मरण का भी प्रश्न है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रेमचंद की सहानुभूति किसके साथ है, वो किसके साथ खड़े हैं, और जो सवर्ण समुदाय है उसके प्रति उनका रवैया क्या है। ब्राह्मणों पर प्रेमचंद का जो आक्रमण है, जिसके चलते उनको मुकदमा भी झेलना पड़ा था, मोटेराम शास्त्री नाम के चरित्र का उन्होंने सृजन किया, जिससे ब्राह्मण बहुत नाराज हुए। उसके बाद उन्होंने हिंदू समाज के बीभत्स दृश्य नामक निबंध लिखा और अनेक निबंध लिखे जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर चाबुक चलाया, ब्राह्मण समुदाय पर। वे महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के पूरी तरह साथ थे और ब्राह्मण समाज के पाखंड के खिलाफ थे। इसमें तो कोई किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ही नहीं है। अगर आप उनकी कहानियों के अलावा उनके निबंधों को भी पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ है। दिन के उजाले की तरह या
पानी की तरह साफ है, यह बात। तो दलित विरोधी होने का आरोप हास्यास्पद आरोप है। और जी। इस पर दलित विचारक भी कह चुके हैं, लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब यह हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि जैसे महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर नहीं है, वे नहीं हो सकते हैं, वे गांधी हैं। उसी तरह प्रेमचंद दलित लेखक नहीं हो सकते हैं, प्रेमचंद प्रेमचंद। तो दलित लेखक जो लिखेंगे उसका जो मूल्य होगा वह बिल्कुल अलग है, दोनों से हम एक प्रकार की अपेक्षा नहीं करेंगे। उसी तरह से प्रेमचंद स्त्रीवादी लेखक नहीं है। प्रेमचंद स्त्रीवाद ने जो दृष्टि विकसित की वह दृष्टि प्रेमचंद की नहीं है, इसको मानने में हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और हमें प्रेमचंद को स्त्रीवादी साबित करने की होड़ में नहीं लग जाना चाहिए, वे स्त्रीवादी नहीं है। लेकिन आप स्त्रियों के प्रति जो प्रेमचंद का रवैया है, उस रवैये को आपको उनके चरित्रों में देखना पड़ेगा, जो चरित्र वे सृजित कर रहे हैं। प्रेमचंद के लगभग सारे उपन्यास स्त्री केंद्रित उपन्यास हैं। प्रेमचंद के अध्येताओं ने यह बात देखी है, नोट की है कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र उनके पुरुष पात्रों के मुकाबले अधिक दृढ़ हैं, मजबूत हैं, अधिक जुझारू हैं, उनमें अधिक जीवट भी है। झुनिया के प्रसंग को आप ले लीजिए, जो झुनिया बिना शादी के उसके बच्चे की मां बनने वाली है और एक बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो धनिया के आरंभिक प्रतिक्रिया के बाद वो क्या करती है, वो उसे अपने घर में बुला लेती है और धनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इसका परिणाम क्या होगा। उसे डांट भरना पड़ेगा, बाहर कर दिया जाएगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन धनिया यह फैसला करती है। और उसी तरह उस उपन्यास में यदि आप मालती के चरित्र को देखते हैं, जिसको लेकर बहुत बहस हुई है हिंदी आलोचना में, ये तो अंततः मालती ही है जो प्रोफेसर मेहता, जिनको कई बार कहा जाता है कि प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं, तो अंत में मालती उनके शादी के प्रस्ताव को मानने से इनकार करती है। एक समय ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उनके चरणों पर गिर जाएगी, लेकिन अंत में वह सहजीवन का प्रस्ताव करती है, विवाह का नहीं। तो विवाह नामक संस्था को लेकर जो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ लगाया गया है, और वह भी स्त्री के द्वारा बहुत शांति के साथ, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। या आप कर्मभूमि उपन्यास को देखिए। कर्मभूमि उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है मरकाम, और दूसरी पात्र है उसकी पत्नी सुशीला, सकीना को देखिए, मुन्नी को देखिए, ये सारी पात्र बहुत ही मजबूत पात्र हैं, बहुत ही मजबूत पात्र हैं। और उनके मुकाबले जो तथाकथित नायक है वो बहुत कमजोर चरित्र का साबित होता है। उसकी पत्नी शुरू में दिखलाई पड़ती है, आप उसको पढ़ेंगे सुशीला तो दिखलाई पड़ेगा कि आपको उससे विरक्ति होगी, लेकिन अंत में वो अधिक दृढ़ दिखलाई पड़ती है। सकीना अधिक दृढ़ दिखलाई पड़ती है, मुन्नी अधिक दृढ़ दिखलाई पड़ती है। यही बात गमन में आप देखते हैं जालपा को लेकर। आरंभ में दिखलाई पड़ता है कि जालपा गहनों की प्रेमी है, लेकिन जालपा कहीं अधिक दृढ़ दिखलाई पड़ती है अपने पति से, कहीं अधिक प्रतिबद्ध दिखलाई पड़ती है, न्याय के प्रति भी उसका ख्याल अधिक है। आप उन सब को छोड़ दीजिए, आप पंच परमेश्वर की खाला को देखिए। पंच परमेश्वर की खाला जो इंसाफ के लिए लड़ती है, और पंच परमेश्वर की खाला एक तरह से ललकारती है अपने जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी को कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं पाओगे। तो यह जो एक अमर वाक्य है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर वाक्य हिंदी साहित्य में नहीं कहा गया। यह ताकतवर वाक्य किसी पुरुष ने नहीं कहा। यह ललकार आखिर एक औरत की ललकार है कि क्या ईमान के डर से, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो अब और ऐसे चरित्रों की भरमार है प्रेमचंद, स्त्री चरित्र की, औरत
के उससे उनके तो रवैये अपूर्व जी, क्या आपको लगता है, जैसा कि मैं इससे जुड़े लेख प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था, कि ये जो कुछ भी चल रहा है, खासतौर से ये बाद वाला जो स्त्री वाला मसला है, उसमें दो तरह की कोशिशें हो रही हैं। एक तो ये कि कैसे प्रेमचंद को खारिज किया जाए, उन्हें उन्हें खारिज किया जाए, और दूसरा उनको हिंदूवादी बताया जाए। कोई एक लेख है जिसमें प्रेमचंद का हिंदू मन, इस तरह की चीजें भी कही जा रही हैं। उनके साहित्य में वैसी चीजें भी ढूंढी जा रही हैं जो मौजूदा सत्ता विमर्श को उसको सूट करती हैं। क्या एक एजेंडा ये भी चल रहा है? हम जानते हैं कमल किशोर गोयनका किस विचार के हैं, क्या करते रहे हैं, और अगर आज वो प्रेमचंद के प्रति इतने उत्सुक हैं और उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उनका क्या लक्ष्य हो सकता है? देखिए, प्रेमचंद तो यहाँ तक कहते हैं कि आप लड़कियों को विवाह के लिए बाध्य मत कीजिए। तो विवाह को वे अंतिम लक्ष्य भी लड़कियों का नहीं मानते हैं, वे सलाह देते हैं। तो उनको स्त्री विरोधी अभी जो भी बहस चल रही है, वह बहस कहीं से साहित्यिक बहस नहीं है। मैं इसे साहित्य के बाहर की बहस कहूँगा, जिसमें प्रेमचंद को एक बनाया गया है कि आप उनके इर्द गिर्द एक बहस चला सकते हैं, और इसमें कोई टिकाऊपन नहीं है, और इस बहस में कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ये काफ़ी सतही है। तो इस पर कितना वक्त हमें खर्च करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह साहित्य को देखने के नज़रिए का सवाल है। आप पढ़ेंगे कैसे किसी को, यह हम जैसे अध्यापकों के लिए सवाल रहता है, पाठकों के लिए प्रश्न रहता है कि किसी को भी पढ़ेंगे कैसे। और क्या आप साहित्यकार को जब पढ़ते हैं तो आप हमेशा उसके साथ सहमत ही हो जाएंगे? कोई भी रचना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कई बार कि हम उसे अस्वीकार करते हैं, यानी किसी रचना में इतना दम हो कि वो अस्वीकार करने लायक भी हो। मैं अभी प्रेमचंद की किसी रचना की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी रचनाएं नजरअंदाज की जा सकती हैं। अब तोल्स्टॉय को लेकर ही बहुत बहस हुई है, लियो तोल्स्टॉय को लेकर, और लेखिकाओं ने ऐसा लिखा है कि अन्ना कारेनिना को लेकर जो तोल्स्टॉय ने किया, वह एक पुरुष लेखक कर सकता था। तो आप, इसका मतलब है कि वह इतना ताकतवर चरित्र है या इतना ताकतवर उपन्यास है कि उससे आगे के रचनाकार जूझने को बाध्य हैं। यह शक्ति सारे रचनाकारों में नहीं होती है, आप उसे छोड़ के बढ़ जा सकते हैं। तो एक तो बात यह है। दूसरी कि प्रेमचंद हिंदूवादी हैं, इससे ज्यादा मैं फिर हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। जो प्रेमचंद मनुष्यता का अकाल जैसा लेख लिख रहे हैं, जिसको छापने में बहुत परेशानी हुई उस वक्त, जिस लेख में वे बहुत साफ लिख रहे हैं कि दरअसल इस देश की दिक्कत यह, और ये 1932 का ध्यान रखिए, आज से 90 वर्ष पहले का, और 90 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले वे लिख रहे हैं, परेशानी इस देश की यह है कि इस देश में चूंकि बहुमत हिंदुओं का है, बहुसंख्या हिंदुओं की है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी ये मान लिया है कि उसे किसी प्रस्ताव पर पहले मुसलमानों से बात नहीं करनी है। तो वह किसी भी प्रस्ताव पर मुसलमानों को शामिल नहीं करती है, क्योंकि वह ये मान लेती है कि अगर हिंदू तैयार हो गए तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, काम हो जाएगा। और प्रेमचंद इस तरीके को गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि ये एक सम्मिलित राष्ट्रीयता इससे नहीं बन सकती। वे हिंदुओं को फटकारते हैं कि मुसलमानों के प्रति जो उनका रवैया है, छूत छात का, अलग रखने का, उस रवैये की जड़ दरअसल उनके जातिवाद में है, जिसकी बुनियाद अलगाव है और छूत छात है। तो प्रेमचंद में तो इसको लेकर कोई द्वंद्व ही नहीं है ना। जो उस वक्त सनातनी अपने को कहने वाले गांधी पर आक्रमण कर रहे थे, आप प्रेमचंद के विविध प्रसंग में संकलित निबंध, और एक नहीं अनेक निबंधों को पढ़ते चले जाइए, देखिए प्रेमचंद उन सनातनियों पर कैसा आक्रमण कर रहे हैं।
प्रेमचंद ब्राह्मणों पर कैसे आक्रमण कर रहे हैं। प्रेमचंद इस आचार्य चतुर्सेन ने पुस्तक लिखी, आपको याद होगा, इस्लाम का विश्ववृक्ष पुस्तक लिखी। प्रेमचंद ने कहा कि आचार्य चतुर्सेन जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी किताब लिखता है, इस किताब के नाम से ही उनके मन में जो जहर है उसका पता चलता है। और वो कहते हैं कि आजकल हमारे भीतर फैशन हो गया है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम दूसरे धर्मों की कमियों को निकालने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और यह बात वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप आत्मसमीक्षा नहीं करते, आत्मावलोकन कभी नहीं करते। वे ये कह रहे हैं, एक कुरान के एक हिस्से का अनुवाद छपा, उसकी प्रेमचंद छोटी छोटी समीक्षाएं करते, तो प्रेमचंद ने उसकी समीक्षा की। उन्होंने लिखा कि जिन्होंने अनुवाद किया है वे कहते हैं कि वे अरबी के विद्वान हैं और वगैरह, लेकिन वे कहते हैं ऐसा अनुवाद करना गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अगर यह अनुवाद किसी मुसलमान कुरान के विशेषज्ञ जानकार और उस भाषा के विशेषज्ञ जानकार से दिखलाया और प्रमाणित किया हुआ नहीं है तो यह प्रकाशित नहीं होना चाहिए। यह लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि और अगर कोई ऐसा करता है तो इसका उद्देश्य समाज में द्वेष फैलाने के अलावा कोई नहीं और कुछ नहीं। तो प्रेमचंद तो दो ही लोगों की तुलना की जा सकती है। अगर आप नेहरू को छोड़ दें, राजनीति में महात्मा गांधी और साहित्य में प्रेमचंद, जिनको सांप्रदायिकता के प्रश्न को लेकर कोई दुविधा नहीं है, जिन्हें हिंदुत्व के इरादों को लेकर कोई दुविधा नहीं है कि हिंदुत्व कितना खतरनाक है, हिंदू सांप्रदायिकता को लेकर कोई दुविधा नहीं। प्रेमचंद खिलाफत के मामले में गांधी का समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदू लोगों ने और कांग्रेसी नेताओं ने भी गांधी की भावना को नहीं समझा और खिलाफत के पक्ष में वे नहीं खड़े हुए उस तरह जैसे गांधी खड़े हुए हैं। ये वे लिख रहे हैं। शुद्धि का अभियान चला था, आपको याद होगा, मलकान सरस्वती, हाँ, शुद्धि का अभियान चला था, उसकी उन्होंने आलोचना की। वे कह रहे हैं तबलीग एक चीज है, हर किसी को धर्म प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन उसका उद्देश्य धर्म प्रचार होना चाहिए, उसका उद्देश्य अपनी संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वे तबलीग के बारे में कहते हैं कि वह तो धर्म प्रचार है, वह समझ में आता है, लेकिन शुद्धि धर्म प्रचार नहीं है, वह अपनी संख्या बढ़ाने का एक अभियान है, इसलिए वह शुद्धि के खिलाफ है। और फिर वे कांग्रेसी नेताओं की आलोचना करते हैं कि आपको शुद्धि की जितनी कठोर आलोचना करनी चाहिए, आपने शुद्धि की उतनी कठोर आलोचना नहीं की। तो प्रेमचंद को लेकर कोई दुविधा हो, इसका मतलब यह है कि अब हम चूंकि सिर्फ प्रचार पर जीवित रहते हैं, हम सीधे किसी को पढ़ना नहीं चाहते, और दूसरे की अब हम सतही बहसों में अपना वक्त लगाना चाहते हैं। आखिर प्रेमचंद को पढ़ने का मतलब होगा उनसे जूझना, यह समझना कि सुमन नाम का चरित्र कैसे बन रहा है, सुमन की पूरी यात्रा कैसी है, यह समझना कि जालपा की पूरी यात्रा कैसी है, मुन्नी की, सकीना की, इन सब की यात्रा कैसी है, यह देखना। या सोफिया को आप देख लीजिए, सोफिया का चरित्र देखिए रंगभूमि में, या बाकी औरतों का चरित्र देखिए, उस यात्रा की जटिलता को समझना। हम चाहते हैं कि हमें द्विआयामी पात्र मिल जाए, हम तो उपन्यासकार का काम द्विआयामी पात्र देना नहीं है, उपन्यास का काम जिंदगी की जटिलता को आपके सामने पेश करना। जी, अपूर्वानंद जी, बड़े विस्तार से आपने प्रेमचंद के विचारों के बारे में बताया और उनकी जो स्त्री की समझ है उसको भी स्पष्ट किया। मुझे लगता है कि आपसे अलग से प्रेमचंद पर बात करनी पड़ेगी, और आपने तो एक श्रृंखला में सत्य हिंदी के लिए लेख भी लिखे हैं और उसके लिए बहुत थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपसे चर्चा करके इस पर हम आगे प्लान करेंगे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट कर दिया आपने कि प्रेमचंद के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है
या जो अभियान चलाया जा रहा है वो कितना खोखला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।